That day you were asking कि why solenoid is having maximum magnetic field at the center and why it reduces to half at the ends, है ना? तो उसका रीजन यही है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया था, ठीक है, उसमें आप देखते हो ये इस तरह से ना 6 लाइंस बना लिया करो, नहीं तो बाद में स्पेस नहीं मिलता है और इंटरसेक्शन हो जाएगी लाइंस की अदरवाइज, ठीक है? तो आप ऐसे बनाया करो, 6 लाइंस बनाकर 2-2 लाइंस इधर बन गई, ठीक है? साउथ नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ से एंटर, नॉर्थ से बाहर, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। तो आप देख रहे हो कि इनसाइड देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज कांस्टेंट। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कि वो तो फुल कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, जितना भी म्यू नॉट एन आई। आप जब एंड्स पे देखते हो तो डाइवर्जेंस हो जाती है, लाइंस जो है वो दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कम है, सेंटर में ज्यादा है, साइड्स पे कम। हाँ, ये तो हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है कि अगर हमने देखो फैराडेज लॉ में यही पढ़ा है कि अगर मैग्नेट को मूव करते हैं उससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है कॉइल में। क्यों प्रोड्यूस होता है? बिकॉज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, दूसरे में इंड्यूस करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? हम तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इस केस में कोई मैग्नेट नहीं है क्योंकि आपके चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब उस लूप में से करंट फ्लो कर रहा है एक लूप में से, तो इट विल हैव मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड इट, इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो व्हेन द करंट इज चेंजिंग थ्रू इट, magnetic flux will also be changing through it. So again, whenever there is change in magnetic flux, induced current will be produced in the neighboring coil. This is called mutual induction. तो इसी से हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, what does work done over this represent? ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है बताइए? What does this represent? Work done upon current into time, what does this represent? Which physical quantity? One physical quantity you can assign. Potential difference. क्योंकि देखो करंट इंटू टाइम क्या है? हाँ, W by Q बन जाएगा। करंट इंटू टाइम विल बी चार्ज and work over charge, that is potential difference. So this indicates potential difference. आप लिख लो W over IT, IT is Q. So W by Q is potential difference V. This way you can relate the things. देखो concepts आपको अप्लाई करने हैं, पढ़े हुए हैं आपने सब, फॉर्मूले आपको सारे आते हैं, बस आपने उसको अप्लाई करना होता है। Next write down a TV set picture, a TV set picture tube, a TV set picture tube, Prabal open the copy, shoots out a beam of electrons. A TV set picture tube shoots out a beam of electrons. The current due to this beam is 10 milliampere. The current due to this beam is 10 milliampere. How many electrons will strike? 10 milliampere. How many electrons will strike the TV screen every second? How many electrons will strike the TV screen every second? 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? Q is equal to I is equal to Q by T और Q is equal to NE. I is equal to Q by T भी यूज होगा, टाइम इज गिवन एंड करंट इज गिवन, वहां से Q आ जाएगा I is equal to Q by T से, then Q is equal to NE. What is the value of E?
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू समथिंग समथिंग का दैट मीन्स नथिंग, तो यू विल गेट नथिंग. 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb is the value of E, charge on electron. So by putting in, what is your N? Tell me, what is the answer? N. Harnoor Kaur, you are not writing. आप इधर आ जाओ, फर्स्ट बेंच. गेट अप, इधर आ जाओ. नहीं, इधर आ जाओ, डोर क्लोज कर देंगे, कोई बात नहीं. डोर नहीं क्लोज करना, सेकंड बेंच पे आ जाओ. नहीं लगेगी, कोई बात नहीं. यस, नो. व्हाट इज एन? एन क्या है? कितना आ रहा है यहाँ पे? हाउ मच? आंसर. कहीं जा रहे हो आप? 1.875 into 10 raised power 8 is the answer. Who got this answer? सॉल्व करो, यहाँ तो यही दिया हुआ है. बाकी 1.875 into 10 raised power 8 है. टाइम कितना है? एवरी सेकेंड 1 सेकेंड. -3 + 1 कितना होता है? क्यों करा? 10 मिली एम्पियर नहीं दिया होगा करंट. मिली मीन्स 10 रेज़ पावर -3. ठीक है. आ जाएगा. 10/16. 10/16 into what? So answer is 1.875 into 10 raised to power 18. 10 raised to power 8. इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 0 point something आएगा ना. Then write in scientific notation. तो फिर 8 हो जाएगा. 18 होगा फिर वहां. 1.875 into 8 10 raised पर 18 होगा. साइंटिफिक नोटेशन में करोगे ना. मतलब 8 ना 8 आएगा ना 6 आएगा. डबल डिजिट में आएगी 10 की पावर. हाँ, मतलब आंसर ठीक नहीं है. जितना आ रहा है वो लिख दो. 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 16. ये है आंसर. ठीक है. हाँ, जब हम 1 कूलम लेते हैं, देखो यहाँ पे है 1/100 कूलम. जब 1 कूलम लेते हैं तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 18. तो 2 zeros का डिफरेंस आ जाएगा. 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 16. दैट इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. गिव द डायरेक्शन ऑफ induced current through this coil. Yes, give the direction of induced current in the wire loop when the magnet moves forward as shown in figure. इसमें किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा? बताइए. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बतानी है. हरनूर कौर, चलिए. क्या आएगा आंसर? What is the direction of induced current?
Lenz's law applicable. Lenz's law will be applicable here. That induced current is produced in such a direction that opposes its own cause. अपने cause को oppose करेगा. मैग्नेट की मोशन फॉरवर्ड मोशन से प्रोड्यूस होगा, उसी को रिपेल करेगा ये. तो यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा. नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा. अगर साउथ आ रहा होता तो साउथ होना था. Induced current is always produced in that direction that is offering repulsion. अगर मैग्नेट दूर जा रहा होता तो अट्रैक्शन क्रिएट करता, ये उसकी गोइंग अवे को रिपेल करता. ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं? लेंजेस लॉ. लिख लो इसकी स्टेटमेंट, लेंजेस लॉ. यहाँ पे आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल नहीं लगाओगे, यहाँ पे लेंजेस लॉ से ही आप बता सकते हो. वो यहाँ पे कैसे लगाओगे आप? राइट हैंड रूल लग जाएगा यहाँ पे, बताओ. नहीं होता तो है, पर उसमें कॉइल जो है उसकी मूवमेंट हो, कॉइल मूव कर रहा हो, उसकी मोशन, फिर हम लगाते हैं ना. यहाँ पे तो मैग्नेट के अकॉर्डिंगली आपको बताना. आप सीधे बैठो. अभी भी हाँ लिखो. इंड्यूस करंट इज ऑलवेज, हो गया. ये कौन सा मैडम? ये वाले मैडम. और इनसे पूछ के डेट फिक्स कराइए. अच्छा उनकी शादी है ना, पर मैंने उनसे पूछा था. पहले 6th को कहा था, 6th को फिर टाइम भी चेंज चलो मैं लिखिए लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट. इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन सच अ डायरेक्शन. Induced current is always produced in such a direction that it opposes the cause. Induced current is always produced in such a direction that it opposes the cause producing it. It opposes the cause producing it. अपने ही cause को oppose करता है. Induced current is produced in such a direction. ये देखो ना, नॉर्थ, ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था, यहाँ नॉर्थ ही प्रोड्यूस हो जाएगा, अपने ही कॉज को ये अपोज करेगा, उसका फर्दर आना मुश्किल हो जाएगा, हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट रिपल्शन. तो इट इज नॉट अ मिरेकल कि हम सिर्फ मैग्नेट को मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. इतने वेज एंड मीन्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए. अगर एनर्जी प्रोडक्शन इतनी इजी हो तो फिर क्या बात है कि एक मैग्नेट मूव किया, कॉइल में करंट, वायर में करंट प्रोड्यूस हो गया. इट इज अगेन नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इट्स अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर. तो कौन सी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? वी हैव टू थिंक अबाउट इट. कौन सी? मैग्नेटिक नहीं. ये देखो मैग्नेट जब पास में आ रहा है, यहाँ रिपल्शन होगी. To continue magnet moving towards the coil, जो हम पहले से कर रहे थे, we have to do work against that repulsion. So that work, that mechanical energy is converted into electrical energy. You know, work is a form of energy. Work is mechanical energy. तो जितना वर्क हम कर रहे हैं मैग्नेट को उसी साइड में पुश करने के लिए, that is ultimately being converted into electrical energy. हाँ, अगर साउथ होता तो साउथ ही प्रोड्यूस होता, उसको रिपेल करता, फिर क्लॉकवाइज होता. अगर मैग्नेट दूर जा रहा होता, नॉर्थ दूर जा रहा है, तो यहाँ पे फिर साउथ प्रोड्यूस होता, उसको अट्रैक्ट करता. मैग्नेट की मोशन से ही प्रोड्यूस हुआ, उसी की मोशन को ये अपोज करेगा. यहाँ पे रिपल्शन से अगर दूर जा रहा है तो अट्रैक्शन से. सो इन बोथ द केसेस वी हैव टू डू वर्क, समटाइम्स अगेंस्ट अट्रैक्शन, समटाइम्स अगेंस्ट रिपल्शन. हमें हर केस में वर्क ही करना पड़ेगा. So that mechanical energy is converted into electrical energy. एक क्वेश्चन लिखिए. An object is kept in front of
an object is kept in front of a shaving mirror of focal length 20 centimeter. In front of a shaving mirror of focal length 20 centimeter. 20 centimeter. The image is three times the size of object. The image is 3 times the size of object. Calculate two possible distances. Calculate two possible distances of object from the mirror. Of object from the mirror. अब पहले बताइए मिरर कौन सा है? शेविंग मिरर मैग्नीफाइड में दिखती है, वो कौन सा है? कनकेव मिरर. ठीक है, सिक्योरिटी मिरर यूज करें तो कन्वेक्स है, शेविंग मिरर है तो ये कनकेव मिरर है. फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? नेगेटिव. कनकेव मिरर कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है, तो यहाँ फोकल लेंथ होगी नेगेटिव. अब दूसरी चीज की मैग्निफिकेशन, अब वो रियल इमेज भी बन सकती है मैग्नीफाइड बाय कनकेव मिरर, इट कैन आल्सो फॉर्म वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज. सो वी हैव टू टेक टू केसेस, बोथ द केसेस. अगर रियल मैग्नीफाइड है इसका मतलब बिटवीन एफ एंड 2f होगी ऑब्जेक्ट, और अगर हमारी वर्चुअल है इसका मतलब बिटवीन एफ एंड p होगी. तो वो इसीलिए उन्होंने बोला है कि टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस. तो आपको दोनों केसेस अकाउंट में लेके दोनों यू निकालने हैं और वो बताना. ठीक है, चलो पहले रियल लेके करो. तो साइज ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स. अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन इज -3. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज. 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है तो वैल्यू तो 3 ही रहेगी. तो अब इसको लेके सॉल्व करिए. फॉर अ मिरर मैग्निफिकेशन इज -v/u, सो पुट v इक्वल टू 3u. इन मिरर फॉर्मूला 1/f 1/u प्लस 1/v माइनस 1/20 1/u, v इज 3u. ठीक है, तो ये आ गया 4/3u. सो u इज -80/3. ये आपका u आ गया. ठीक है, अगर आपका f 20 पे है, c आपका 40 पे है, तो ये बिटवीन एंड यू कैन ड्रॉ द कॉरेस्पॉन्डिंग रे डायग्राम ऑल्सो. ओके, यू कैन ड्रॉ द रे डायग्राम ऑल्सो. बिटवीन f एंड 2f वाला, बिटवीन f एंड c वाला केस होगा, ये बन जाएगा. अब वर्चुअल लेके करो, ये नोट करिए पहले. दिखाई दे रहे? u है -26.6 सेंटीमीटर. अब इधर मैग्निफिकेशन +3 है वर्चुअल के लिए. अगर इमेज वर्चुअल बन रही है, पुट v इज -3u. -40/3. So these are two corresponding object distances. क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल हो मिरर्स का, लेंस का, यू शुड बी एबल टू सॉल्व. लेंस के वो तो बिल्कुल ऐसे ही इसी तरह से. चलो लेंस का करवाती हूँ मैं आपको. अगर मिरर के आते हैं, लेंस के भी सेम वे हम कर सकते हैं. उसमें देखो बस लेंस फॉर्मूला आएगा आपका 1/v माइनस 1/u, और उसमें मैग्निफिकेशन प्लस v/u. बस यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. Yes, next question, write down. A 4 centimeter tall object
A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens of focal length 20 centimeter. A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens of focal length 20 centimeter. बस नोट करो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है. द डिस्टेंस फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर. Distance of object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position and size of the image. Find position, nature and size of the image. H1 height of object always positive is 4 centimeter. Focal length converging lens कौन सा होता है? Convex again. तो उसकी focal length 20 positive होगी. U कितना है? Negative always. U is 15 centimeter. तो आप देखो ये कौन सा केस है? लास्ट वाला केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O. ऑप्टिकल सेंटर फोकल लेंथ से कम है डिस्टेंस. तो ये लास्ट वाला केस बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज का. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है. अब हम इसमें यूज करते हैं. आपको निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए V, नेचर ऑफ इमेज के लिए M और हाइट ऑफ इमेज के लिए H2. These three things you have to find. These three things are given. So first of all use lens formula. 1 over F is 1 over V minus 1 by U and find V from there. 1 over V is 1 by F plus 1 by U. कितना आ रहा है? V. V माइनस 60 आ रहा है. नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो कि वर्चुअल इमेज उसी साइड पे बनती है. जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होती है उसी साइड पे होती है. इसका मतलब V शुड बी नेगेटिव. ठीक है. बाकी इसकी इमेज पोजीशन फिक्स नहीं होती है बट इट शुड बी नेगेटिव. हमें एटलीस्ट इतना पता चल गया यहाँ से रे डायग्राम से. ठीक है. सो V इज माइनस 60 सेंटीमीटर. अब मैग्निफिकेशन प्लस V by U फॉर लेंस. मैग्निफिकेशन इज प्लस V by U. 60 over minus 15 minus 4. हाँ माइनस है तो प्लस हो गया. प्लस मीन्स इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट and 4 is greater than 1 so image is magnified. Yes, ये वेरीफाई हो गया. Image nature of the images virtual, direct and magnified images. Form लास्ट हाइट के लिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं. H2 by H1 is 4. So H2 is 4H1. H1 आपका दिया हुआ है 4. So 16 सेंटीमीटर. यू कैन सी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी तो 16 हो सकती है. 4 टाइम ज्यादा हो सकता है इसका. ठीक है. बाकी आप मार्क कर दो डिस्टेंसेस. ये थे 20, 15, फोकल लेंथ थी 20 और ये 60 पे आपकी इमेज बनी है. दिस वे यू कैन लेबल द रे डायग्राम आल्सो. हाँ जी. हाँ H2 over H1. H2 over H1 इमेज की हाइट ओवर ऑब्जेक्ट की हाइट. इमेज की हाइट तो निकालनी है ना. ऑब्जेक्ट की ओवर 4 उधर चला गया. ये गड़बड़ नहीं करनी है कि उसको उल्टा कर दो. कई बच्चे मुझे पता है लिखते हैं H1 over H2. हाँ जी.
3 मार्क्स में तो जरूर बनाओ। 3 में तो आपको बनाना ही चाहिए, आपके आंसर भी कंफर्म, दूसरों से पूछने से अच्छा खुद कर लें। क्या? हाँ ऐसे ही जैसे मैंने बनाया बस मार्क कर दो। प्रबल सीधे बैठ जाओ। नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन। नेक्स्ट, यू हैव 2 lenses A and B, इसमें कोई प्रॉब्लम? You have 2 lenses A and B of focal length plus 10 centimeter and minus 10 centimeter respectively. You are given 2 lenses A and B of focal length plus 10 and minus 10 centimeter respectively. Plus 10 and minus 10 centimeter. Which of the two lenses will form a virtual and magnified image? Which of the two lenses will form a virtual and magnified image of an object placed 8 centimeter from the lens? 8 centimeter from the lens. Draw the ray diagram and find effective focal length of the system. Find effective focal length of the system also. चलो पहले बताओ इन दोनों में से ए या बी में से कौन सा लेंस वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा? ए प्लस कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि बी लेंस कॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, वो वर्चुअल इमेज तो बना सकता है बट नॉट मैग्नीफाइड, उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होगी. So that means it is A lens, convex lens that can form virtual and magnified image. Virtual and magnified image. Convex lens बनाएगा A lens. अब effective focal length के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f is 1/f1 plus 1/f2. अब बस ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे साइन के साथ आपने फोकल लेंथ और पावर दोनों को साइन के साथ लेना होता है. तो यहाँ पे पुट करिए 1/100 कर लो क्योंकि सेंटीमीटर में -100/10. तो 1/f आपका आ गया 0. फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट और पावर कितनी है? ये 0. पावर ऑफ फॉर अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f यूज कर लेते हैं ना, नहीं तो फिर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 1/f यूज कर लोगे इफ यू वांट. ठीक है, सो बोथ वेज इट कैन बी डन. और फोकल लेंथ इनफाइनाइट किसकी होती है? प्लेन मिरर की. सो दिस कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ प्लेन मिरर, यू कैन से, whose power is 0. Example of 0 power is sunglasses. For example, sunglasses have 0 power. Okay, clear? तो इसका अगर एग्जाम्पल हम सोचें कि किसकी इनफाइनाइट होगी, किसकी पावर 0 होती है, कौन सा ऐसा मटेरियल है, लेंस कौन सा जिसकी 0 पावर है, तो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल सनग्लासेस. वो हम सिर्फ वैसे ही लगाते हैं, उसका कोई पावर नहीं होती उसकी. ठीक है, नेक्स्ट. चलिए अपनी कॉपी में सभी रेनबो का डायग्राम बनाइए. रेनबो का डायग्राम करवाया हो ना बहुत बार, बनाओ. ऑल ऑफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रेनबो इन योर कॉपी. ये देखो, यहाँ आके ड्रॉ करो, आ जाओ इधर आओ, यहाँ आके ड्रॉ करो, अच्छी तरह देख भी लो, आ जाओ. मैंने कहा रेनबो का डायग्राम बनाओ. देखो मैंने एक, आप पूरा ही बनाओगे. रेनबो का डायग्राम बनाइए. सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो. वॉयलेट, रेड, रेड वॉयलेट, बाकी कलर बीच में. ठीक है,
यही मैंने आपको यही कराया ना। सेमी सर्कल कौन से? हाँ, यहाँ पे एंगल बनाएंगे हम। प्राइमरी रेनबो 1 total internal reflection, in secondary rainbow 2 total internal reflections. ठीक है प्रबल, आपकी सीट मुझे चेंज करनी पड़ेगी। एंगल्स मार्क कर दो अब। हाँ, कितने के एंगल है? 54, 51 डिग्री, 43, 41 अप्रोक्सीमेटली। सेकेंडरी के 50s की रेंज में और प्राइमरी के 40 की रेंज में। सेकेंडरी रेनबो इज ब्राइटर, हमें यही दिखता है। प्राइमरी रेनबो इज क्वाइट फेंट। पर अगर आप ध्यान से देखो, जो रेनबो आपको नजर आ रहा होता है, एक्चुअली इसके नीचे एक और रेनबो बना होता है, बहुत फेंट होता है पर होता है। अगर आप देखो वो प्राइमरी रेनबो होता है। हमें यूजली सेकेंडरी रेनबो ही दिखता है। हाँ जी, होता ही क्यों? पर तुम घूमते ही क्यों हो फिर क्लास में?